अगर मैं आपसे बोलूं NH3 की ज्योमेट्री क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और जिसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर बच्चों में आपसे शेप की बात करूं, शेप या स्ट्रक्चर, तो शेप या स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला, लोन पेयर को नहीं काउंट करते। अगर लोन पेयर को काउंट नहीं किया तो इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, एन एच एच एच। और ध्यान से देखो, क्या ये आपको ऐसे एक पिरामिड दिख रहा है, देखो इजिप्ट का पिरामिड, तो इसका मतलब, और 3 फेज होते हैं पिरामिड में, यहाँ पर 3 फेज है, तो शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो शेप कैसा हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। दैट मींस ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है। देखो यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम थे, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। ये जरूरी है। चलो देखो, आज बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब तक आपने क्या पढ़ लिया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ ली। अब देखो सुनो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारी कमियां थी, जिनको करेक्ट किया किसने, हाइब्रिडाइजेशन ने, है ना। दैट मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसके करेक्शन के लिए कौन आया, हाइब्रिडाइजेशन आया। ऐसे जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे ना, तो वहां आप देखोगे उसके करेक्शन किया जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। क्लियर है। तो चलो आज बात करते हैं किसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, देखो हाइब्रिडाइजेशन, जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, पॉलिंग ने दिया, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट गिवन बाय पॉलिंग, गिवन बाय पॉलिंग। पॉलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। दूसरी चीज, हाइब्रिडाइजेशन जो है ना बच्चों, वो एक थ्योरेटिकल या हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या बोल सकते हो कि इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन ने क्या चीज करेक्ट की और क्या बोली, एक वीबीटी के एग्जांपल से लेते हैं। ठीक है, देखो वीबीटी ने एक एग्जांपल लिया, वीबीटी ने बोला कि भाई हमारे पास CH4 मॉलिक्यूल है ना। हम अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, CH4 मॉलिक्यूल में अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ आ रही है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, है ना। देखो क्यों पहले वीबीटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी को ही करेक्ट कर रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही करेक्ट कर रहा है ना हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले वीबीटी की कमियां तो देखें। तो कमी क्या थी, वीबीटी ने बोला कि भैया देखो कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 और 2p2। लेकिन ये कौन सी स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट थी, याद करो। और हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होगी कार्बन की, C6 इक्वल्स टू 1s2 2s1 और 2p3। देखो 2s1 और 2p3, ज्यादातर लोग यही नहीं बता पाते कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड उसकी एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। ज्यादातर लोगों को ये बात ही नहीं पता होती, समझ आया। तो कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, कब, अपनी एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। बोलो क्लियर है। अब देखो हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 1, तो आप क्या बोलोगे, 1s1। 1s1 कैसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा। अब हम तो अपोजिट स्पिन बना रहे हैं, क्योंकि वीबीटी ने क्या बोला, जब भी पेयरिंग होगी यानी बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड बनेगा, ओवरलैपिंग होगी तो अपोजिट स्पिन में होगी। तो 4 हाइड्रोजन है, तो देखो चारों हाइड्रोजन के ऑर्बिटल ऐसे आ जाएंगे, देखो 3 और 4, चारों हाइड्रोजन के ऑर्बिटल आ गए। और अभी चारों के चारों ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। चारों चारों क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ओवरलैप करेंगे तो देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे CH4 का, तो कार्बन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4। अब ध्यान से देखो, कार्बन में जो चारों बॉन्ड बने हैं उसमें एक बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बन रहा है,
एस एस, देखो भाई ये वाला क्या है, ये वाला 1s है, ये वाला भी 1s1, 1s1 और ये भी 1s1। तो पहला बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है, एस और एस के बीच में। तो पहला बॉन्ड क्या है, एस और एस। दूसरा बॉन्ड बोलो क्या है, एस और पी। तो दूसरा बॉन्ड है एस और पी। तीसरा बॉन्ड भी क्या है, एस और पी। और चौथा बॉन्ड भी क्या है, एस और पी। अगर चारों बॉन्ड एस और पी है तो जरा मुझे आप ये बात बताओ कि क्या चारों बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी, नहीं होगी ना। तो वीबीटी ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, है ना, अकॉर्डिंग टू वीबीटी 3 bond lengths are same, 3 bond length क्या है, सेम है ना। एंड 1 bond length is डिफरेंट। CH4 में 3 बॉन्ड लेंथ क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि 3 में सेम ओवरलैपिंग है। देखो sp sp और sp, लेकिन एक में ओवरलैपिंग डिफरेंट है। अगर ओवरलैपिंग डिफरेंट है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। सेम जैसे बॉन्ड लाइन डिफरेंट, ऐसे बॉन्ड एंगल भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो देखो एंड, या ऐसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू वीबीटी 3 bond angles are same and 1 bond angle is different। एक बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली CH4 का मॉलिक्यूल देखा गया तो देखा गया कि सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम थे और सारी की सारी बॉन्ड लेंथ भी सेम थी। तो वीबीटी से पूछा गया कि हाँ भाई वीबीटी, तुम तो कह रही थी कि 3 बॉन्ड एंगल सेम होंगे, एक डिफरेंट होगा, 3 बॉन्ड लेंथ सेम होंगी, एक डिफरेंट होगी, लेकिन यहाँ तो चारों की चारों सेम है, चारों बॉन्ड लेंथ सेम है, चारों बॉन्ड एंगल सेम है, ऐसा क्यों। तो वीबीटी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो उसको कौन एक्सप्लेन करेगा, हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करेगा, है ना। और अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल रहे हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इंटरमिक्सिंग होती है सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, है ना। यानी हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल एटम है उसके ऑर्बिटल्स की अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स प्लेस, या इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंटर एटम, ऑफ सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर एटम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर एटम टेक्स प्लेस। यानी हमें साइड एटम से कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना है, सेंटर एटम से लेना देना है, ठीक है। कैसे, देखो, अगर हम फिर से CH4 मॉलिक्यूल की बात करें तो फिर से हमारा यहीं पे एग्जांपल क्या है, CH4 मॉलिक्यूल। और हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन ने बोला कि देखो भैया सेंटर एटम कौन है सेंटर एटम, कार्बन है। तो बोला कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, दैट मींस 1s2 2s1 और 2p3, क्योंकि हम अगेन किसकी बात कर रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ने बोला कि देखो भैया एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं आपस में, ठीक है। और कौन से होते हैं, नॉर्मली वैलेंस शेल के होते हैं। तो देखो, एक तो s ऑर्बिटल आ गया, ये 2s था, उसके बाद 3 कौन से ऑर्बिटल आए, p के ऑर्बिटल, px py, या इसको py लिख लो, और px और pz, ये चारों के चारों ऑर्बिटल क्या होते हैं, आपस में इंटरमिक्स होते हैं, है ना, आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। अब देखो सुनो, एटॉमिक ऑर्बिटल वही इंटरमिक्स होंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी, और सेम एनर्जी उन्हीं ऑर्बिटल की होती है जो सेम शेल के होते हैं। तो दोनों सेकंड शेल के, इसलिए दोनों की एनर्जी सेम है। अभी हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेशन लिखी नहीं है हमने, अभी लिखेंगे, पहले इसको समझ रहे। तो उसने बोला चारों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स करके हो करके
4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये चारों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेकिन ये 4 क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, देखो दिख रहा है चारों। और अब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये इस तरह से अरेंज होंगे कि इनका बॉन्ड एंगल सेम हो। तो कैसे अरेंज होते हैं, देखो ये अरेंज होते हैं ऐसे, देखो ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसे दिखा। अब यहां पर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3, क्योंकि एक एस आ रहा है और 3 क्या आ रहे हैं, पी आ रहे हैं। अब इसके पास कौन आया, अब सेंटर एटम के साथ कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आप एस ऑर्बिटल लेके आओ, एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल। तो अब यहां पर एस ऑर्बिटल आए और यहां पे एस ऑर्बिटल जो है वो यहां पर ओवरलैप कर रहे हैं। अब देखो यहां पर इन चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, इन चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो यहां पे भी चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और एस के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखो, बोलो पता चला कैसा स्ट्रक्चर बना, क्लियर है। अब जब चेक किया गया तो पता पड़ा कि भाई CH4 के मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट, और सबकी बॉन्ड लेंथ भी क्या है, इक्वल है। तो ये कौन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। और ऐसा क्यों हो रहा है, अब देखो ध्यान से देखना, यहां पर एस ऑर्बिटल किसका आया, एस ऑर्बिटल किसका आया, हाइड्रोजन का, और इसका ऑर्बिटल कौन सा आ रहा है, sp3 ऑर्बिटल आ रहा है। तो ये बॉन्ड क्या है, sp3। सेम ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा, s और sp3। ये बॉन्ड भी क्या होगा, s और sp3, और ये भी क्या होगा, s और sp3। तो चारों के चारों बॉन्ड कैसे, एक जैसे, s और sp3। जब चारों के चारों बॉन्ड एक जैसे s और sp3 हैं, दैट मीन्स चारों का बॉन्ड एंगल भी सेम होगा, चारों की बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बोला कि भाई इस तरह से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनते हैं। बोलो क्लियर है, एक बार नोट करो, देन हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखवाता हूं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने के बाद फिर हम हाइब्रिडाइजेशन खेलते हैं। करो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, और बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में। अब देख तो लिया हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अब उसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साथ में उसके टाइप्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में। तो जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, देखो अभी जो समझाया था वही डेफिनेशन है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप, सबकी शेप डिफरेंट है, एंड सेम या सिमिलर एनर्जी। क्योंकि सेकंड शेल के, अगर सेम शेल के ऑर्बिटल्स है तो उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। और जब वो आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं तो नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिनका शेप भी ऐसा है, एक जैसा है, और एनर्जी भी क्या है, एक जैसी है। और इन्हीं ऑर्बिटल्स को क्या बोला गया, हाइब्रिडाइजेशन। और इस फिनोमिना को क्या बोला गया, हाइब्रिडाइजेशन बोला गया। तो इन ऑर्बिटल को क्या बोला गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और फिनोमिना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम लिखना चाहें तो हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals having different shape but same energy and forms new orbitals having same shape and same energy, and these orbitals are called अरे बोलो, hybrid orbitals,
and the phenomena is called, देखो यहाँ राइट आ रही है, ये लिखो, कोई बात नहीं, हाइब्रिडाइजेशन। और इस फिनोमिना को हमने क्या बोला? हाइब्रिडाइजेशन बोला। बोलो क्लियर है? तो पता चला हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जिनकी एनर्जी क्या हो? सेम हो, लेकिन शेप क्या हो? डिफरेंट हो। और वो नए ऑर्बिटल्स बनाए जिनकी एनर्जी भी सेम हो और शेप भी क्या हो? सेम हो। और उन ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो इंटरमिक्सिंग हो रही है, इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। बोलो क्लियर है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। हम बात करें अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी? तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो आपको याद रखनी है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रॉपर्टी, हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एटम। याद रखना, साइड वाले एटम की हाइब्रिडाइजेशन मत निकालने लगना। सबसे पहला पॉइंट ही है, हाइब्रिडाइजेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी प्रॉपर्टी है? सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज, जो सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं ना, उतने ही नंबर ऑफ वेरी गुड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म, उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। देखो यहां पर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए? 4। और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बने? 4 बने। तीसरा पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो मोर डायरेक्शनल होते हैं देन एटॉमिक ऑर्बिटल। क्यों? कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी आएगा तो उसमें एस ऑर्बिटल जरूर आएगा, बिना एस ऑर्बिटल के बॉन्ड बनेंगे ही नहीं। और एस ऑर्बिटल कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। तो ओवरऑल तो ये 3 भले डायरेक्शनल है, एक तो नॉन डायरेक्शनल है, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं? सारे के सारे डायरेक्शनल होते हैं। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are more directional than atomic orbitals। बोलो समझ आया? 3 पॉइंट हो गए। चौथा, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं सबकी एनर्जी और शेप क्या होता है? अरे बोलो, सेम होता है ना? क्या होता है? सेम होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी एंड शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर, एनर्जी एंड शेप, फोर्थ, एनर्जी and shape of hybrid orbitals are same। एनर्जी और शेप जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का वो क्या होता है बेटा? सेम होता है। ठीक है। तीसरी चीज, जो पांचवी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती थी कि वो ही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे यानी कंबाइन होंगे जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड होंगे। दोबारा सुनो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती थी? वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे जो हाफ फिल्ड होंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन बोलती है नहीं, चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल कंप्लीट फिल्ड हो, चाहे हाफ फिल्ड हो, चाहे वैकेंट हो, सब कंबाइन होते हैं, सब इंटरमिक्स होते हैं। बोलो पता पड़ा है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन इज कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ, हाइब्रिडाइजेशन इज, फिफ्थ पॉइंट, hybridization is complete mixing of atomic orbitals, that is either
दे आर हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, और वैकेंट। यानी क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल चाहे हाफ फील्ड हो, कंप्लीट फील्ड हो, चाहे वैकेंट हो, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन इज कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। बोलो क्लियर है। और ये मिक्स होकर क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड बनाएंगे तो वो हमेशा और हमेशा सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यानी हम लिख सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स, 6 पॉइंट, hybrid orbitals always forms sigma bond। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एक्सेप्ट बेंजाइन। एक्सेप्ट बेंजाइन। बेंजाइन क्या होता है, बेंजीन तो सबने पढ़ा है, दिस इज बेंजाइन। ये क्या है, ये बेंजाइन। बोलो समझ आया। तो ये 6 करेक्टरिस्टिक है, ये 6 करेक्टरिस्टिक्स हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन सीखनी है तो। अब एक बार इसको नोट करो, फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, करो बेटा जरा नोट। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और बात कर रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा, ठीक है। अगर वो फॉर्मूला नहीं बताया तो आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाओगे। और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो इसको मिटाते हैं फिर बताता हूँ। देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है अपना हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू, देखो हाइब्रिडाइजेशन, बस ये फॉर्मूला याद रखना, सारे क्वेश्चंस हाइब्रिडाइजेशन के हो जाएंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब इतना पढ़ चुके होंगे, लोन पेयर तो आप लोगों को पता चल ही गए होंगे क्या होते हैं। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं जो फ्री होते हैं, जो खाली हैं, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या होते हैं, वो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अब देखो दो छोटी छोटी चीजें और बताता हूं। एक आपसे बोला जाता है बताओ ज्योमेट्री बताओ, और दूसरा आपसे बोला जाता है स्ट्रक्चर, यहां से क्वेश्चन आता है, या फिर शेप बताओ। तो जब भी आप ज्योमेट्री की बात करते हो तो ज्योमेट्री में आप हमेशा सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को कंसीडर करते हो, है ना। तो ज्योमेट्री में सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कंसीडर होते हैं, जबकि शेप में सिर्फ और सिर्फ ओनली सिग्मा बॉन्ड्स कंसीडर होते हैं। ये बातें नहीं भूलनी है, अगर आप ये बातें भूल गए तो अब काम खराब हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अभी आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक हाइब्रिडाइजेशन खत्म होगी ना, है ना, तब तक आपको मॉली और VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आएगी, तब तक कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं बचेगा जिसका आप स्ट्रक्चर ना बना पाओ, है ना। चलो बात कर रहे हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो देखो हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये जो ऊपर लिखे हैं इनको मत भूलना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। हम थोड़ा सा उल्टा चलते हैं फिर सीधा हो जाते हैं दोबारा से, है ना। तो पहले थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। देखो मैंने किया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब सबसे पहले आप पहचानना सीखो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, किस मॉलिक्यूल की होगी। मैंने एग्जांपल दिया, मेरा एग्जांपल है CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल, अब आप तो CH4 का कैसा भी स्ट्रक्चर बना दो, लो मैंने बनाया कार्बन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ऐसी होता है CH4। अब देखो कहीं पे लोन पेयर दिख रहा है नहीं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है,
देखो ये भी सिग्मा, सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा होता है ना। कितने सिग्मा, 4। 4 का मतलब एक एस ऑर्बिटल हमेशा होगा, और 3 कौन हो गए, पी। तो एक एस और 3 पी क्या हो गए, 4 हो गए ना, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3। इसका मतलब CH4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। देख के पहचान रहे हो। अब यहां पे होगा क्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यानी 1s2, 2s1 और 2p3। याद है एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं, है ना। तो इसका मतलब एक तो s ऑर्बिटल आ गया, और 3 कौन आ गए, p ऑर्बिटल आ गए, px py और pz। कैसे भी बना दो। तो कितने ऑर्बिटल आए बेटा टोटल, 4 ऑर्बिटल। और जब चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रहे हैं तो कैसे मिक्स होंगे, एक s था, एक px था, एक py था, और एक pz था। देखो s, px, py और pz। और जब ये चारों के चारों मिक्स होंगे तो क्या बनेंगे, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी बनेंगे तो वो हमेशा और हमेशा किस तरह से बनेंगे, वो हमेशा और हमेशा इस तरह से बनेंगे। कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे हमेशा और हमेशा। ठीक है, यानी अगर ये sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, अभी स्ट्रक्चर देखा था, और उसके पास कौन आया, साइड एटम कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का देखो s ऑर्बिटल आता है, याद है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। बोलो पता चल रहा है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और इन सबके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। बोलो है आसान। अब देखो जरा ध्यान से, एक चीज नोटिस करना। अगर मैं बोलूं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसकी ज्योमेट्री कैसी है, देखो ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। दैट मींस जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो जो ज्योमेट्री होगी वो हमेशा क्या होगी, टेट्राहेड्रल। हमेशा क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। अच्छा, अगर मैं आपसे शेप की बात करूं तो शेप में कोई लोन पेयर तो है नहीं, सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो जब भी कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री सेम हो जाती है। यानी शेप भी कैसा हुआ इसका, टेट्राहेड्रल। बोलो समझ आया। जरा एक बार नोट करो, फिर 2 एग्जांपल और कराऊंगा, NH3 और वाटर, है ना। देन फिर आगे बढ़ेंगे। करो बच्चों जरा नोट। चलो देखो अब आगे बढ़ते और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के 2 एग्जांपल और पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला एग्जांपल, मतलब दूसरा एग्जांपल है हमारा बच्चों, द सेकंड एग्जांपल इज NH3 मॉलिक्यूल। अब NH3 मॉलिक्यूल की बात करें तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइब्रिडाइजेशन 1s2, 2s2, 2p3 दिख रहा है। यानी यहां पे कौन कौन से ऑर्बिटल आ रहे हैं, एक तो आ रहा है s ऑर्बिटल और 3 आ रहे हैं p ऑर्बिटल प्लस 3 p ऑर्बिटल। यानी एक s कंबाइन होगा और 3 p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। तो देखो ये रहा एक s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, उसके बाद 3 आए p जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, और इन्होंने कंबाइन होकर के क्या बनाए, फिर से कितने, 4 है ना। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 4। देखो दिख रहा है, इन्होंने कंबाइन होकर बनाए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो बोला था ना, जिसके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या कर रहा है, पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। और अब फिर से 4 है तो 4 कैसे कंबाइन होते हैं, अगेन 4 कंबाइन होंगे। देखो
ऐसे। अब इसके पास तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसको तो किसी से बॉन्ड बनाने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अब इसके पास कौन है, बाकी 3 हाइड्रोजन रह गए, और जो 3 हाइड्रोजन है उनके पास क्या हो गया, एक एक बॉन्ड था, तो एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन का, एक एक पी ऑर्बिटल का। और स्ट्रक्चर कैसा बना, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं NH3 का, तो स्ट्रक्चर बना नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक क्या आ गया, लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम बोलते हैं लोन पेयर। अब अगर मैं बोलूं कि भैया इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, तो नॉर्मली sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है ना, वो क्या करता है, ये जो है ये इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, और ये क्या है, लोन पेयर। तो होता क्या है यहाँ पर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा होता है। इनके बीच में क्या हो रहा होता है, रिपल्शन हो रहा होता है। और रिपल्शन होने की वजह से देखो, लोन पेयर जब बॉन्ड को धक्का मारेंगे तो सारे बॉन्ड पास पास आएंगे, और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो जाता है कितना, 107 डिग्री, 7 डिग्री। बोलो पता चला क्या हुआ, कैसे हुआ। यानी लोन पेयर क्या आती, क्या हुआ, बॉन्ड बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया। बोलो क्लियर है। हाइब्रिडाइजेशन फिर भी कितनी है, 1 2 3 4। अच्छा अगर मैं आपसे ज्योमेट्री की बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं NH3 की ज्योमेट्री क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और जिसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर बच्चों में आपसे शेप की बात करूं, शेप या स्ट्रक्चर, तो शेप या स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला, लोन पेयर को नहीं काउंट करते। अगर लोन पेयर को काउंट नहीं किया तो इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, N H H H। और ध्यान से देखो, क्या ये आपको ऐसे एक पिरामिड दिख रहा है, देखो इजिप्ट का पिरामिड। तो इसका मतलब, और 3 फेज होते हैं पिरामिड में, यहाँ पर 3 फेज है, तो शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो शेप कैसा हो गया, ट्रायंगुलर पिरामिडल। दैट मींस ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है। देखो यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम थे, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या हो गया, ट्रायंगुलर पिरामिडल हो गया। ये जरूरी है, पता होना चाहिए भैया। जब भी शेप की बात करेंगे लोन पेयर को नहीं देखेंगे, पता चला। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 है ना। पहले मैं sp3 खेल रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीजें बता सकूं, फिर sp2 पे आ जाएंगे, फिर sp, फिर तो खत्म ही है कहानी, है ना। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, H2O मॉलिक्यूल। जब H2O मॉलिक्यूल की बात करेंगे, सेंटर एटम कौन होगा, ऑक्सीजन। सेंटर एटम कौन होता है, जो अकेला है, जो एक है ना, वो सेंटर एटम है। दूसरा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए नॉर्मली, है ना, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की ज्यादा है, लेकिन वो अकेला है, ठीक है। इन दोनों में से एक चीज अप्लाई होती है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 1s2 2s2 2p4। देखो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p4 अगर मैं बनाऊंगा तो देखो 2p ऑर्बिटल जो है अनपेयर्ड है और एक पेयर्ड है। यानी अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, एक s आ गया जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक p आ गया जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक दूसरा p आ गया जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, और एक और p आ गया जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। और जब ये चारों कंबाइन होंगे तो ये चारों क्या बनाएंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। देखो दिख रहा है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, देखो। और जब जब भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है। अगर sp3 है तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन किससे आगे कंबाइन होगा, जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, देखो। अब लोन पेयर, ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है।
तो अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री तो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूंगा तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इनका शेप कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है और यहाँ पर दो लोन पेयर है। और लोन पेयर क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और इस लोन पेयर देखो, यहाँ पे एक लोन पेयर था तो बॉन्ड एंगल 109.28 से कितना हो गया, 107। यहाँ पे दो है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 107 से भी कम हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो बॉन्ड एंगल हो जाता है वो हो जाता है 104 डिग्री 5 मिनट या 10.45 डिग्री, यानी 104 के आसपास बॉन्ड एंगल हो जाता है। सेम आगे हम देखेंगे कि और भी मॉलिक्यूल है बॉन्ड एंगल और चेंज होता है। ठीक है, तो फटाफट से शेप, हाँ शेप तो लिख दें, वेरी गुड। शेप कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है ना, या ऐसा, कैसा शेप, वी शेप। क्या शेप होता है H2O का, वी शेप होता है। शेप पूछे जाते हैं, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर है, चलो छापो एक बार, है ना। चलो देखो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ली, अब बात कर रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं हम लोग किसके आ रहे हैं बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी फर्स्ट था sp3, सेकंड इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो साफ साफ पता पड़ रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल आएगा और तीन p ऑर्बिटल, वो दो p ऑर्बिटल आएंगे। यानी टोटल कितने बॉन्ड बनने चाहिए, तीन बॉन्ड बनने चाहिए, या दो बॉन्ड और एक लोन पेयर हो, या एक बॉन्ड और दो लोन पेयर हो, इस तरह से स्ट्रक्चर हो। तो हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी इतना याद रखो, है ना, ठीक है। हाँ चलो देखो, जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम एग्जांपल ले रहे हैं बेटा अपना BF3 मॉलिक्यूल। जब BF3 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना, 5 है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p1। लेकिन ये इसकी कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। हम बात करेंगे किसके बारे में, एक्साइटेड स्टेट। तो बोरोन की एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, 1s2 2s1 और 2p2। यानी s में एक इलेक्ट्रॉन है और दो p है और दो p में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक s ऑर्बिटल है जो कंबाइन हो रहा है दो p ऑर्बिटल्स के साथ, और टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनाएगा, तीन बनाएगा। तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, तो हम तीन एक जैसे बना देते हैं कि तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। और जब भी तीन कंबाइन होते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है ना। तो देखो कैसे होगी, जब तीन कंबाइन होंगे तो ऐसे कंबाइन होंगे, ऐसे कंबाइन होंगे, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। साथ में कौन है, BF3 फ्लोरीन। फ्लोरीन में कौन सा ऑर्बिटल आता है लास्ट, 1s2 2s2 2p5, यानी p ऑर्बिटल आ रहा होता है। तो ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल जिसके पास अपने भी एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तीन फ्लोरीन है ना, तो हर एक फ्लोरीन के पास एक एक p ऑर्बिटल, इसका एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और स्ट्रक्चर कैसा बना, ऐसा, यानी आप बनाना चाहो तो ऐसे बनाओगे, B F F और F, और बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा, 120 डिग्री। अब देखो कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होंगे, जो ज्योमेट्री, हाँ, एंड शेप दोनों क्या होंगे बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। बोलो क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp में देखो एक s आ रहा है और एक p आ रहा है। तो चलो बात करते हैं किसके बारे में, sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, है ना। तो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसके बारे में, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो थर्ड sp हाइब्रिडाइजेशन।
जब sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो एक s ऑर्बिटल आएगा, एक p ऑर्बिटल आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया BeF2 बेरिलियम। अब BeF2 में सबको पता है कि बोरोन है। अब यार देखो इतना ऑर्बिटल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, अब तो आप सबको पता है BeF2 है, 2 ऑर्बिटल कंबाइन बना देता हूँ चलो फिर भी। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2। लेकिन ये कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट है। हम कौन सी स्टेट की बात करते हैं? एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? 1s2 2s1 और 2p1, क्योंकि 2 में s और p दोनों आते हैं। तो एक तो आ गया s ऑर्बिटल और एक आ गया p ऑर्बिटल। और जब एक s ऑर्बिटल कंबाइन होगा एक p ऑर्बिटल के साथ तो वो क्या बनाएगा? वो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं। और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ज्योमेट्री अगर हम बात करें तो देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा। दैट मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो हमेशा क्या होगी? लीनियर प्लेनर। लीनियर प्लेनर यानी देखो यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके पास फ्लोरीन आ रहा है, तो फ्लोरीन के खुद के दो दो देखो, 2p खाली है, वो आ गए। यानी स्ट्रक्चर कैसा बना? अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो स्ट्रक्चर हमारा बना BeF और F। बोलो बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। ये याद रखनी है चीजें। अब कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब ज्योमेट्री एंड शेप दोनों क्या है? हाँ, ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम है और दोनों क्या है? लीनियर प्लेनर है। बोलो पता चला? है आसान। अब इसके बाद क्या आएगा? sp3d, sp3d2 और sp3d3। बस वो करते ही हमारी हाइब्रिडाइजेशन समाप्त। तो अब इसको नोट कर लो, देन फिर वो खत्म करते हैं। करो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन उससे पहले आप कुछ बातें समझो। देखो एक दो छोटी मोटी बातें वो आपको याद होनी चाहिए। देखो सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट, pz and dz square are always present on axial position। सबसे पहली बात क्या है? डी वो pz और dz स्क्वायर जो वो एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं। अब क्या होती है एक्सियल पोजीशन वो भी आगे बताने वाला हूं। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज, अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो अगर लोन पेयर हुआ या फिर मल्टीपल बॉन्ड हुआ, लोन पेयर हुआ या फिर मल्टीपल बॉन्ड हुआ, अगर आपको लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड में से कुछ भी मिला है और हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो आप उसको रखोगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखोगे। ये बात याद रखना आज के बाद। अगर ये बातें याद है तो अब सारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगी इसके बाद वाली। ठीक है, नेक्स्ट, अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो लोन पेयर हो या फिर मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को मैं एम भी लिख रहा हूं। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, वो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, है ना। तो वो प्रेजेंट होते हैं हमेशा एक्सियल पोजीशन पर। एक्सियल पोजीशन पर अभी बताऊंगा कैसे, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी से हम लोग शेप और ज्योमेट्री की बात करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो लोन पेयर या फिर मल्टीपल बॉन्ड अगर एक है, यानी अगर एक लोन पेयर या एक मल्टीपल बॉन्ड है, तो उसको आप रखोगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे।
इक्वेटोरियल पोजीशन पे, है ना। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी के पॉइंट्स है, लेकिन मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप शेप्स बना पाओ। अगर दो लोन पेयर है या फिर मल्टीपल बॉन्ड है तो आप उसको रखोगे एक्सियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर। बोलो क्लियर है? चलो एक दो एग्जांपल अभी करके देखेंगे इन पॉइंट्स के थ्रू, है ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हमारी हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 जो है हमारी sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो जैसे ही हम लोग sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे। सबसे पहले साफ साफ पता है, एक s ऑर्बिटल आएगा, एक px ऑर्बिटल आएगा, तो px ऐसे बना दो, एक py ऑर्बिटल आएगा, एक pz ऑर्बिटल आएगा, और सब उसके बाद जो आएगा वो आएगा dz² ऑर्बिटल आएगा। dz² ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा dz²। तो ये भी पूछा जाता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो कौन सा होता है, dz² होता है। अब जब ये पांचों के पांचों कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे, पांचों के पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। कैसे, देखो एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, मेरा एग्जाम्पल है PCl5। अब सबको पता है PCl5, अच्छा sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो होती है आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पूरा यहां पे लिखता हूं, इसको अच्छे से लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री होती है हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ये हमारी क्या रहती है, ज्योमेट्री रहती है। अब देखो क्या होगा, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल लिया हमने PCl5, PCl5। अब PCl5 तो फॉस्फोरस साफ साफ दिख रहा है, फॉस्फोरस की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और क्लोरीन भी कितने, 5। तो अगर 5 है तो फॉस्फोरस, और देखो ज्योमेट्री कैसी है, ट्रायगोनल, तो पहले ट्रायंगल बनाओ, Cl Cl Cl, और देखो Cl और Cl। तो ज्योमेट्री कैसी हुई, ध्यान से देखो, आपको ट्रायंगल दिख रहा है, देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, देखो दिखा। और ट्रायंगल के बाद क्या आपको ऊपर दो पिरामिड भी दिख रहे हैं, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। यानी रियल में ये जो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री है कैसी, देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये ज्योमेट्री है ऐसी, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो ऊपर एक पिरामिड। अब ये ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहा है। सेम नीचे तो है ही नहीं, या नीचे है, नीचे भी है, देखो कोई बात नहीं, उठा लेते हैं। तो कैसे बना, देखो ऐसे बना, दिख रहा है। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, और देखो एक पिरामिड ऊपर नीचे और एक पिरामिड ऊपर, दिख रहा है। देखो तीन ही तो फेस बनेंगे, दिख रहा है। तो ये कैसी ज्योमेट्री है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। बोलो पता चल रहा है। अब देखो सुनो, मुझसे यहां पूछा क्या जाएगा, सबसे पहले तो बॉन्ड एंगल पूछे जाएंगे। तो देखो इन सबके बीच में कितने कितने बॉन्ड एंगल होंगे, 120 डिग्री एक, 120 डिग्री का दो, और 120 डिग्री का तीन। यानी देखो अगर हम दिखाऊं तो मैं अगर आपको दिखाता हूं, देखो ऐसे, ये देखो ये रहा, दिख रहा है, एक 120, एक 120 और एक 120, दिख रहा है। अच्छा 120 के बॉन्ड एंगल कितने हो गए, इसका मतलब 3। यानी मैं यहां लिखूं अगर 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल, या है ना, तो कितने बॉन्ड एंगल 120 के, 3, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं 90 डिग्री कितने हैं, तो देखो ध्यान से, ये 3 दिख रहे हैं, ये तो तीनों 120 है, इसके ऊपर ये आ गया, एक 90, 2 90, 3 90, 3 90 दिखे,
एक नीचे भी तो लगा होगा पिरामिड, तो 4, 5 और 6, तो टोटल 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हुए? अरे बोलो भाई, अरे कितने हुए गुंगो? हाँ, 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हुए? 6 हुए ना, 3 ऊपर 3 नीचे। 3 यार, क्या कर रहे हो? ये 3 है ना, ये ऊपर है, तो 1 2 3, 3 ऊपर बन रहे हैं और 3 कहां बन रहे हैं? नीचे। चलो जरा मुझे बताओ, अगर एक ऊपर है, एक ऊपर है, ध्यान से देखना, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो 180 का कितने बन रहे हैं? सिर्फ एक बन रहा है। तो 180 डिग्री का कितना बना? सिर्फ एक बना। तो अगर आपसे पूछा जाए, आ रहा हूं, 180 डिग्री का कितना बॉन्ड एंगल कितने होंगे? तो कितने होंगे? एक होंगे। बोलो पता चला? चलो जरा नोट करो इसको एक बार। चलो एक चीज और देख लो बच्चों, उसके बाद इसको करेंगे। देखो इधर हमसे बोला जाता है एक्सियल, देखो ये पूछा जाएगा, एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ कौन सी ज्यादा होगी? देखो सुनो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इसको हम थोड़ा सा हटा मिटा देते हैं जरा सा, क्योंकि ये तो आप समझ ही गए हो पिरामिड का, तो फालतू का जगह घेरे तो कोई फायदा नहीं ना, तो इसको जरा मिटा देते हैं। और अब मैं आपको ये और बता दूं, एक्सियल बॉन्ड कौन से और इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन से। देखो ये जो वाई एक्सिस पे बॉन्ड है ना, ये वाले, ये बॉन्ड है एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड कौन से होते हैं? जो आउटसाइड द प्लेन होते हैं, यानी प्लेन में नहीं होते। और इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन से होते हैं? ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों, ये इक्वेटोरियल है। यानी इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन से होते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन से होते हैं? जो होते हैं आपके ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन, यानी जो प्लेन पर होते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं इन तीनों को ऐसे बना रहा हूं, ये तीनों के तीनों, तो ये तीनों के तीनों इक्वेटोरियल है। एक्सियल कौन होगा? जो इनके ऊपर होगा या नीचे होगा, यानी प्लेन से बाहर होगा, वो एक्सियल होगा। अब आपसे बोला गया एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इक्वेटोरियल की होती है, तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? अब देखो ध्यान से, इक्वेटोरियल के बीच में कितना कितना गैप है? 120 डिग्री, यानी बॉन्ड एंगल ज्यादा है। यानी ये वाला क्लोरीन इस क्लोरीन से दूर है, ये वाला क्लोरीन इस क्लोरीन से दूर है, तो सारे क्लोरीन क्या है? एक दूसरे से दूर है। देखो ये इससे दूर है, ये इससे दूर है, ये इससे दूर है, सारे क्लोरीन दूर है, तो रिपल्शन क्या होगा? कम होगा। ये क्लोरीन बड़ा मॉलिक्यूल है ना, या बड़ा आइटम है ना, तो रिपल्शन होता है। तो अगर 120 डिग्री एंगल है, बॉन्ड एंगल ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा तो रिपल्शन कम। लेकिन जो इनके साथ, कहा गया ना, ये रहा, जो इनके साथ 90 डिग्री पे है, अब देखो ये 90 डिग्री है, तो 120 वाले तो दूर थे, लेकिन 90 डिग्री वाला क्या होगा? क्लोज होगा। क्लोज होगा तो ये तीनों की तीनों क्लोरीन क्या करेंगे? मिलकर इसको रिपेल करेंगे। यहां पे भी ये नीचे लगा हुआ है, तो तीनों के तीनों क्लोरीन क्या कर रहे हैं? इसको मिलकर रिपेल कर रहे हैं। और रिपेल करने की वजह से, रिपल्शन होने की वजह से, ये क्लोरीन थोड़ा दूर भागना चाहेगा, और दूर भागने की वजह से ये दूर हो जाएगा, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है एक्सियल, क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है? एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो कोई भी आपको पूछता है कि बताओ पीसीएल 5 में ये क्वेश्चन आता है, पीसीएल 5 में कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, या पीसीएल 5 में एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, क्यों? तो ड्यू टू रिपल्शन, ड्यू टू लेस बॉन्ड एंगल एंड मोर रिपल्शन। बोलो क्लियर है? अब बताओ, अब कर पाओगे? आसान है, चलो शाबाश। ये वाला नोट किया, ये वाला तो कर लिया होगा, ये नहीं किया अभी, चलो जल्दी से नोट करो, देन फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और देखो बात कर रहे हैं बेटा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अब जहां तक मुझे लगता है आपको हाइब्रिडाइजेशन पहचाननी आ गई होंगी अब तक, तो है ना। तो हम लोग सेकंड, वो 4 हो गए ना, फिफ्थ हम बात कर रहे हैं बच्चों sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको इनकी ज्योमेट्रीज याद रखनी है ना। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री जो होती है, वो होती है ऑक्टाहेड्रल। कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लिया मैंने SF6,
SF6। अब SF6 में साफ साफ पता पड़ रहा है कि सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है। 6 बॉन्ड का मतलब क्या होगा, एक S, 3P और 2D। तो एक S हो गया, 3P हो गए और 2D हो गए। अच्छा देखो ऐसे लिख देते हैं, S प्लस PX प्लस PY प्लस PZ प्लस D, Z स्क्वायर याद है सबसे पहले आता है, और फिर आता है DX स्क्वायर Y स्क्वायर। और ये कितने हैं, 6, तो 6 के 6 कंबाइन हुए क्या बनाएंगे, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो सल्फर यहां बनाए थे, सल्फर F F F F F और F। और इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, ये जो आपकी ज्योमेट्री है, देखो ध्यान से, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो आप इसको स्क्वायर बायपिरामिडल भी बोल सकते हो या ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल। अब ध्यान से देखो, ये वाले जो बॉन्ड एंगल है बच्चों, ये वाले जो बॉन्ड एंगल है, ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री, है ना। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो देखो ऐसे बनेगा, कितने बॉन्ड, कितने डिग्री के बॉन्ड एंगल सबके बीच में, 90 90 दिख रहे हैं। तो 90 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल हुए, 1 2 3 और 4, 4 हो गए 90 के। लेकिन एक पिरामिड ऊपर भी तो है, अगर एक पिरामिड ऊपर है तो ये चारों इससे भी 90 का बॉन्ड एंगल बना रहे होंगे। तो कितने हो गए, ये 4 थे, 5 6 7 और 8। अच्छा यार, नीचे भी तो है, नीचे भी तो एक पिरामिड है, वो कितने बना रहा होगा, 1 2 3 और 4, तो कितने हो गए, 12 हो गए। इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, 12 होते हैं, समझ आया। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मैं वापस से इसको ऐसे ही बनाऊं, एक मिनट, वापस से अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया तो ये कितना डिग्री है, ये भी कितना है, और जो पिरामिड ऊपर से जा रहा होगा वो भी कितना होगा। तो 180 के कितने हुए, 3 बॉन्ड। तो 180 डिग्री के ये पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है, 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हुए, कितने हुए, 3। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ, तो कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अब देखो इक्विटोरियल के बीच में भी कितना कितना डिग्री एंगल है, 90, और एक्सियल के बीच में भी कितना बॉन्ड एंगल है, 90, यानी बॉन्ड एंगल सब में बराबर है, तो रिपल्शन भी सब में क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल, जिसकी वजह से इनके बॉन्ड एंगल क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। बोलो पता चला, बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड लेंथ, वेरी गुड, ठीक है। चलो और लास्ट हाइब्रिडाइजेशन, उसको करके हम लोग खत्म करते हैं जरा कहानी। देखो लास्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3 6 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी शेप वाला अगले लेक्चर में हम VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वहां से बहुत सारे एग्जांपल्स और उनके शेप बनाने वाले हैं। तो अभी तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखो, अगले लेक्चर में उसके शेप बनाना सीखेंगे, है ना, ठीक है। देखो sp3d3 में मैंने एग्जांपल ले लिया IF7, तो आयोडीन 7 बॉन्ड बना रहे, तो अब एक S होगा, एक PX होगा, एक PY होगा, एक PZ होगा, एक DZ स्क्वायर होगा, एक DX स्क्वायर Y स्क्वायर होगा और एक DXY हो जाएगा। पता चला। अब कितने बॉन्ड बने, 7, कितने ऑर्बिटल है, 7, 7 ऑर्बिटल। तो कैसे बनता है स्ट्रक्चर, देखो आई, ज्योमेट्री बता दूं, ज्योमेट्री होती है आपकी पेंटागनल बायपिरामिडल,
पेंटागनल बाइपिरामिड आपकी ज्योमेट्री होती है। अब सबसे पहले पेंटागन बना लो भाई, सबसे पहले पेंटागन बना लो। देखो देखो पेंटागन दिखा, पेंटागन में कौन जुड़े हुए? फ्लोरीन जुड़े हुए, फ्लोरीन। अब साथ में दो पिरामिड बना लो, दो पिरामिड बनाए, एक फ्लोरीन ये रहा और एक फ्लोरीन ये रहा। अब पेंटागन के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है? हमेशा पेंटागन के बीच का बॉन्ड एंगल होता है बेटा हमेशा और हमेशा कितना? 72 डिग्री। कितना डिग्री? 72 डिग्री। पता चल रहा है? अब देखो पेंटागन बना रहे हैं अगर, तो पेंटागन कैसे बनेगा? पेंटागन बनेगा लाइक दिस, इसको यहाँ पे डालते हैं और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। देखो पेंटागन इस तरह से बनेगा। ये सारे एंगल कितने? 72। तो कितने एंगल हो गए 72 डिग्री के? काउंट करो, 1 2 3 4 और 5। कितने हुए? 5 हो गए ना। हाथ से छुप गया तो ये देखो कितने हुए? 1 2 3 4 और 5। तो इसका मतलब 72 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल होते हैं पेंटागन में? अरे बोलो, 5 होते हैं। दैट मीन्स 72 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 5। 90 डिग्री के कितने होंगे? हाँ 90 डिग्री के कितने होंगे? 10, क्योंकि पेंटागन है तो 5 है, 5 आर्म है। अगर ऊपर पिरामिड है तो 5 से 5 बॉन्ड एंगल और नीचे 5 से बॉन्ड एंगल, तो 90 डिग्री के कितने होते हैं बच्चों? हाँ 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 10। प्रिंटिंग मिस्टेक। अच्छा 180 डिग्री के कितने होंगे? देखो, अब देखो एक ये 180 डिग्री, एक ये 180 डिग्री और एक ये, ऐसा नहीं होता। ठीक है, 180 का कौन सा होगा? जो ऊपर से नीचे जा रहा है बस वही होगा। समझ आया? ये 180 नहीं है यार, एक बात बताओ, ये 72 72 90 होते हैं क्या? तो फिर 180 कैसे हो जाएगा? है ना, 72 72 180 थोड़ी होते हैं, 90 90 180 होते हैं ना। तो ये 72 ये 72, तो 72 और 72 कितना हो गया? 144। 90 वो 180 थोड़ी हुआ है जो आपने 180 मान लिया। तो 180 का कितना होता है? अच्छा एक लास्ट चीज, एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, बोलो कौन सी ज्यादा होगी? देखो चालू है, बोलो कौन सी ज्यादा होगी? अब देखो इक्वेटोरियल पर 72 डिग्री के बॉन्ड है जबकि एक्सियल पे 90 है, तो किसमें रिपल्शन ज्यादा? जो कम है उसमें ज्यादा। 72 में रिपल्शन ज्यादा, और रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अरे रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी ना, अगर रिपल्शन बढ़ेगा तो इसको रिपेल करेंगे और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बोलो पता चला? अभी यहां पर जो शेप है वही ज्योमेट्री है ना, जो ज्योमेट्री है वही शेप है। ठीक है, हाँ मतलब वही, जो चाचा है वो भतीजा है, तो जो ज्योमेट्री है वो शेप है कि कोई लोन पेयर अभी नहीं है। कल लोन पेयर आएंगे जब हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहां पे चाचा भतीजा अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कर लो नोट।